अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग दोस्त लोग। अच्छा, कल हमने जो चैप्टर वन था सेल्स टैक्स का वो हमने देखा। ये चैप्टर बेसिकली मैंने डिज़ाइन किए हैं तो ताकि आपको जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। देखो, रिटर्न फाइल करना कोई बड़ी बात नहीं होती सेल्स टैक्स का हो या इनकम टैक्स का, लेकिन आपको ये पता हो कि मैं कोई जो फिगर डाल रहा हूँ वो सही भी है अकॉर्डिंग टू द लॉ है या इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स का है या नहीं। तो अब आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो आता है डेफिनेशन से पर्टेनिंग। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो है ना, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है ये ऐसी हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो अब आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे मैंने एक्टिव टैक्स पेयर की डाली है, कॉटेज इंडस्ट्रीज की डाली है, फिर उसके बाद मैंने गुड्स की डाली है, इनपुट टैक्स की डाली है, सप्लाई मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर की आउटपुट टैक्स सबसे फेवरेट है लोगों का। रिटेलर और रिटेल प्राइस क्या है, सप्लाई किसे कहते हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी, टैक्स फ्रैक्शन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्स। इन सबको डिजाइन करने का मकसद ये है कि अगर आप कभी कोई भी सेक्शन पढ़ेंगे ना, इसके अलावा भी डेफिनेशन, लेकिन कभी कोई सेक्शन आप पढ़ते हैं ना तो जहाँ पे कोई चीज समझ में ना नहीं आती तो आप रेफर क्या करते हैं, डेफिनेशंस में। तो अच्छा, मैं इन डेफिनेशन को पढ़ने से पहले ये देख दिखा अच्छा चले अभी इस पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा एक्टिव टैक्स पेयर। इस एक्टिव टैक्स पेयर को लिखने की वजह क्या है? एक्टिव टैक्स पेयर को लिखने की वजह ये है दोस्तों, डेफिनेशन के इंक्लूड करने के लिए, कि आपके पास जब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्टिव टैक्स पेयर होता कौन है। एक्टिव टैक्स पेयर होता कौन है, तो मैं आपको बताता हूँ एक्टिव टैक्स पेयर कौन होता है। यानी कि कह रहा है हर पर्सन जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो एक्टिव टैक्स पेयर में, बट एक वो पर्सन जो ब्लैक लिस्टेड हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो, उसने दो कंसेक्यूटिव पीरियड्स का सेल्स टैक्स का वो जमा नहीं कराया हो। अब यहाँ पे वर्ड है टू कंसेक्यूटिव, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट बात है, टू कंसेक्यूटिव की वर्ड यूज किया उसने। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून इस तरह। लेकिन अगर एक बंदे ने, मैं क्या बताता हूँ, चलो अच्छा रुको एक मिनट, 5 मिनट डेफिनेशन खत्म कर लो फिर बताता हूँ। फिर ये हु फेल्स टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न या स्टेटमेंट, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न पूरा फाइल करना है, या अगर एफटीआर में तो उसका स्टेटमेंट फाइल नहीं किया। चौथा बंदा वो है जिसने क्वार्टरली एडवांस एक्सेस का जो होता है ना 165 का, वो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया होता, तो वो इनएक्टिव टैक्स पेयर आता है। ये सेम डेफिनेशन आपको मिलेगी इनकम टैक्स में भी ऑल्सो। अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, माइंड नहीं कीजिएगा प्लीज। ब्लैक लिस्टेड या या सस्पेंडेड का पर्सन, सस्पेंशन का मतलब ये होता है कि डिपार्टमेंट किसी भी बेस पे, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स की रिटर्न फाइलिंग पे या कोई टैक्स फ्रॉड की वजह से किसी भी रीजन के तहत आपके आपकी रजिस्ट्रेशन को ब्लैकलिस्ट कर दे। पहले हमेशा कभी भी डायरेक्टली ब्लैकलिस्ट नहीं होता, वो सस्पेंड करते हैं और सस्पेंड के बाद ब्लैकलिस्ट करते हैं। सस्पेंशन में ये भी आ सकता है कि भाई वो आप टैक्स अथॉरिटी वाले आपके ऑफिस है और पता लगा आपने उनको अंदर नहीं आने दिया, या आपका वो जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो है ही नहीं जो कि जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो सस्पेंशन करते हैं, सस्पेंशन के बाद ब्लैक लिस्ट कर देते हैं आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं आता। इसका पूरा टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मकसद क्या है टैक्स पेयर, एक्टिव टैक्स पेयर को बताने का। हम सब प्रोफेशनल्स हैं, हम सब थेसिस का रिटर्न फाइल करते हैं, सही है ना। आपको ये सस्पेंशन और ब्लैकलिस्ट इसलिए चेक करनी पड़ती है, हमेशा याद रखें, क्योंकि अगर आपने ऐसे बंदे से काम किया है जिसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड है या ब्लैकलिस्टेड है, उसका इनपुट टैक्स आपको नहीं मिलेगा। ये याद रखें मेरी बात, हमेशा चेक किया करें। जब भी किसी नए बंदे को अगर आप इंजेक्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर एज अ सप्लायर वेंडर, तो आपको उसका, उसकी सेल्स की इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन हमेशा देखनी है। ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा। तो इसको मैं आगे और बताऊंगा इसके नुकसानात क्या क्या है। आप इनपुट टैक्स, आपको रिटर्न की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, आप रिफंड नहीं ले सकते। ये बहुत सारी चीजें आपके पास नोटिस बहुत सारे आएंगे। वो कहेगा आपने काम कैसे कर लिया, हजारों लाखों नोटिस पड़े हैं इस चीज के ऊपर। लोग बोलते हैं भाई जब हमने इससे काम शुरू किया था तब तक तो ये एक्टिव था, बाद में जाके सस्पेंशन हो गया था, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो। तो आपको जवाब देते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। मैं अपने पास एक्सपीरियंस से बताऊं, लोग ऐसे फ्रॉड कर जाते हैं कि जब हमने उनसे काम किया होता है तो उनकी एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट भी एक्टिव टैक्स पेयर में भी आ रहे होते हैं, उनको इनवॉइसिंग भी हमने सीएसएक्स के थ्रू की होती है, उनसे पेमेंट भी रिसीव की होती है,
लेकिन वो किसी ना किसी तहत अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, बाहर चले जाते हैं। अब बाहर चले जाते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन में कोई होता नहीं है, तो उसको सस्पेंडेड कर देते हैं। तो वो पूछते हैं आपने सस्पेंडेड के साथ काम कैसे कर लिया, जबकि उस टाइम पे सस्पेंशन नहीं थी उसकी। इसका एक केस लॉ है, मैं आपसे डिस्कस जरूर करूंगा, बहुत मजे का है। हाई कोर्ट तक हाई कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक, मैं इतनी बड़ी बात बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला हमारे अगेंस्ट में दिया था। वो केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, आपको मजा आ जाएगा सुन के। आप बाकी बोलेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद कॉटेज इंडस्ट्रीज है। कॉटेज इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन मैंने ये बता दी। कॉटेज इंडस्ट्री का करने का मकसद जो है ना, जो कॉटेज इंडस्ट्री को लेने का मकसद है, ये एक छोटी एंटिटीज होती हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे पैमाने पे जो लोग जो काम नहीं करते हैं, ये वो लोग होते हैं। अब वो बोलते हैं यार इन लोगों पर हम क्या टैक्स लगाएं। अब लोग इनसे काम करवाते हैं तो उनका जो टैक्स, जो उनको वो जो अपनी इनवॉइस करते हैं उस पर एग्जाम्पशन आती है, हम 6 शेड्यूल में मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है कि उनके पास इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होता, घरों में काम करने वाले होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो सिलाई सिलाई कढ़ाई वाले होते हैं, उनका ये इस मिसाल है। या मार्बल कटिंग वाले जो होते हैं, उनके पास 10 से ज्यादा मजदूर ना हो, उनका टर्न ओवर है, टोटल टर्न ओवर है वो 8 मिलियन से ज्यादा नहीं हो। तो ये लिखने का मकसद ये है कि आप किसी से काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल तो नहीं करता। उसके बाद चले गुड्स। मैं 1 मिनट के लिए ना आपको एक चीज दिखाने दे देता हूँ। देखिए सेल्स टैक्स की जो चार्जेबिलिटी स्टेब्लिश होती है ना, सेल्स टैक्स की चार्जेबिलिटी जो स्टेब्लिश होती है वो कैसे होती है, कि आप आइडेंटिफाई करें सप्लाई और गुड्स। और सप्लाई का मतलब क्या होता है, मैं अभी पढ़ाऊंगा। सप्लाई का मतलब तो नॉर्मल जबान में होता है कि आपने ओनरशिप किसी और बंदे को दे दी है नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में। अभी से मैंने नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस कोर्स बताया मैंने आपको, ये रहा नॉर्मल बिजनेस कोर्स। सिर्फ मैंने अभी ये एक लेमैन की जबान है ना, कि सप्लाई, हम कहते हैं ना यार इसको सप्लाई, सप्लाई में नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी हुई है। लेकिन सेल्स टैक्स लगेगा किस पे, ये देखें आप। गुड्स होना जरूरी है, गुड्स के बाद सप्लाई होना जरूरी है, सप्लाई के बाद टैक्सेबल एक्टिविटी होना जरूरी है, और वैल्यू ऑफ सप्लाई होना जरूरी है। अगर ये चारों चीजें हो जाती हैं, ये ये चारों चीजें हो जाती हैं, तब सेल्स टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन पे। समझिएगा मेरी बात को बहुत आराम से। गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शन क्लेम, मनी, स्टॉक, शेयर्स और सिक्योरिटीज। हर किस्म की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गुड्स की कैटेगरी में आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। एक्शनेबल क्लेम्स, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के ऊपर आ गया। मनी, पैसे, नहीं लगता। स्टॉक्स, यहाँ डाउट है, स्टॉक्स में डाउट है, रुक जाइएगा। शेयर्स, शेयर्स पे नहीं लगता है। सिक्योरिटीज पे भी लगता है। ये सिक्योरिटीज वो है जो डेट सिक्योरिटीज होती है। अब हम आते हैं कि सब गुड्स तो हमने डिफाइन कर ली, ठीक है। अब हम आते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। आप गौर से सुनिएगा सर, बहुत मजेदार है, आपको मैं मजे करके समझाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। रट्टा नहीं लगाना। इंडस्ट्री में काम कर रहे हो दोस्तों, अपनी पहचान खुद बनानी है, कि सही है ना। मैं आपको सप्लाई की डेफिनेशन में लेके चलता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, कि हाँ यार वाकई बहुत मजा आ रहा है। डेफिनेशन पे ही शायद मेरे ख्याल से टाइम लग जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डेफिनेशन ही चीजें होती है। देखिए, ये टायर वन रिटेलर्स वगैरह सब आ जाएंगे आपको समझ में, ये सब मुश्किल चीजें कुछ भी नहीं है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, बस सबसे इम्पोर्टेंट की बात ये है। एक मिनट मुझे देना सब। मैं कॉपी पेस्ट करना नहीं चाह रहा था, इसके ऐसे मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, ताकि आपको ऑर्डिनेंस पढ़ने का शऊर भी हासिल होना चाहिए। ये देखें, सप्लाई में पहले क्या कह रहा है, मीन मीन सेल और ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ द गुड्स। वही वाली बात की, कि भाई आपने सप्लाई कर दी, आपने किसी को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। अब वो चाहे हायर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू, यानी कि इंस्टॉलमेंट वाले पे। ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख रहा हूँ, ये देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। Putting into private business or non-business use of goods produce and manufacture in a course of taxable activity for the purpose other than those making taxable supply। इसने other than those making taxable supply इसलिए हटाया है क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर कर चुका है।
यहाँ पे उसकी बात कर चुका है। तो उसने अब इसको लिखने का मकसद क्या है? एक मिसाल लेते हैं, मेरे को एक बात बताइएगा। एक कंपनी मैन्युफैक्चरर है और एक कंपनी ट्रेडिंग वाली है। दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। ट्रेडिंग कंपनी वाले ने एक चीज उठाई, अपना एक फ्रिज उठाया या अपना कोई भी स्टॉक उठाया और अपने एम्प्लॉय को दे दिया, तो क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर इन अ कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी, इन अ यूज ऑफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर मैन, अगर कोई ट्रेडर अपने एम्प्लॉय को कोई चीज देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो उसकी सप्लाई नहीं है, तो रिजल्टिंग टैक्स चार्ज नहीं होगा। यही चीज, अगर एक एक एम्प्लॉयर मैन्युफैक्चरर अपने किसी एम्प्लॉय को कोई कोई सामान दे देता है, सही है ना, तो वो टैक्सेबल, वो सप्लाई में आएगा, रिजल्टिंग क्या होगा, रिजल्टिंग क्या आएगा, टैक्स लग जाएगा। सही है। अगर आपने कोई भी, मैं सिंपल करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरर और आपने कोई भी चीज अपने एम्प्लॉय को दी, किसी को भी दी विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो वो भी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, उसे चार्ज करना पड़ेगा। ट्रेडर नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडर तो मैन्युफैक्चरर नहीं है ना, तो अगर एम्प्लॉय को भी देता तब भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है ऑक्शन डिस्पोजल ऑफ गुड टू सेटिफाई डेट ओन्ड बाय अ पर्सन। ऑक्शन होता है, ऑक्शन में कोई चीज का सेल्स टैक्स चार्ज होगा। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड हेल्ड इमीडिएटली बिफोर ईच टू स्टॉक्स, जो गुड्स की डेफिनेशन थी ना भाई, मैं अभी, मुझे एक बात बताएं, मैं कल अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ, मेरे पास स्टॉक पड़ा होगा, तो लाजमी सी बात है स्टॉक को मैं डिस्पोज ऑफ तो करूंगा ही नहीं। ऑल्दो मैंने रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी है, लेकिन वो बोलता है नहीं सर, आपका गुड्स है, आपको आपको जीएसटी इस पे पे करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आप पता नहीं पे कर पाओ नहीं कर पाओ, खा जाओ हमारे पैसे, फिर क्या करोगे? सही है ना। एक ये चीज हो गई। अच्छा, ये वाली चीज है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर। अक्सर आपने देखा होगा, लोग कहते हैं यार माल बन गया, बोलता है "हाँ, बन गया है", तो वो कहते हैं अच्छा सही है, काम करो, अपने वेयर हाउस में रखो, अपने वेयर हाउस में रखो, मैं बाद में डालूंगा। वो उठाने का पड़ा हुआ तो पोजीशन उसके पास है, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी बेस पे पड़ा हुआ है ना, तो सेल्स टैक्स उस पर भी चार्ज होगा। हम सारी चीजों को, अगर कोई चीज समझ में ना आए ना, तो आप मुझसे वैसे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट बादशाह है, जो करना चाहे किसी को भी सप्लाई कंसिडर कर ले। अब आ जाते हैं टैक्सेबल एक्टिविटी पर। टैक्सेबल एक्टिविटी, सप्लाई, उसके बाद टैक्सेबल एक्टिविटी होना भी जरूरी है। टैक्सेबल एक्टिविटी है means any economic activity carried on by a person whether or not for profit, profit or not, प्रॉफिट के लिए किया हो, सप्लाईज में लिखा था ना पुटिंग इनटू प्राइवेट, पुटिंग इनटू प्राइवेट का मतलब यही हो गया, बिजनेस और नॉन बिजनेस, वो यही आ गया। Any activity carried on the in the form of business, trade, manufacture। अच्छा सही है भाई। Activity involve the any an activity that involves supply of good, the renting service, ये तो बहुत आसान है। वन ऑफ एडवेंचर हो कोई ट्रेड का, तब भी समझ में आता है। एनीथिंग डन और अंडरटेक ड्यूरिंग द कमेंसमेंट और टर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी, ये भी टैक्सेबल एक्टिविटी में आता है। चलो ये तो नॉर्मल बिजनेस है ना, समझ में आता है, नॉर्मल बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होती है डेली की बेसिस पे। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या नहीं होती है, वो ये देखें। एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइड सर्विस इन दैट कैपेसिटी टू एन एम्प्लॉयर। मतलब मैं ऐसी एक जनरल सर्विसेज एक्टिविटी, एक अपनी जो सर्विस है प्रोवाइड कर रहा हूँ एम्प्लॉयर को, जो उसको मुझे करनी चाहिए थी, वो हो गया। मतलब शौकिया नहीं है ये चीज। एन एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दैट कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय किसी और को अपने सबॉर्डिनेट को कोई चीज दे दे, सर्विसेज दे दे, कुछ सिखा दे, टैक्स सिखा दे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिखा दे, वो टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आता। सेकंड भी सिमिलर टू दैट है। और तीसरा एक और है, an activity carried on by a person other than individual which is carried out, मतलब अदर देन इंडिविजुअल की बेसिस पर है, यानी कंपनी वाला को कुछ सिखाना चाहे। सही है। उसके बाद सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आ जाए नीचे आ जाए। आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस अमाउंट पे सेल्स टैक्स लगना चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए ना किस अमाउंट पे सेल्स टैक्स होना चाहिए। अच्छा, उसमें ये कह रहा है, सबसे पहली बात की कि एक प्राइस है 100 रुपए की, 100 रुपए के अंदर जितने भी टैक्सेस होंगे बिफोर सेल्स टैक्स, वो सब इंक्लूड होगा। आपने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट पे आपने
कस्टम ड्यूटी दिया होगा, एफईडी दिया होगा, प्रोविजन से सब चीजें देने के बाद, एफईडी भी देने के बाद सेल्स टैक्स से पहले वो कंसिडर की जाएगी आपके पास वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, लोग कहते हैं क्या सर इसमें एडवांस इनकम टैक्स भी आएगा? नहीं नहीं, एडवांस इनकम टैक्स सेल्स टैक्स लगने के बाद आता है, याद रखिएगा। एडवांस इनकम टैक्स जो 148 का होता है वो कब लगता है? आफ्टर इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, ये याद रखिएगा। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं भाई सप्लाई के वैल्यू सप्लाई ऐसे कर लो, आधा बार्टर, आधा आधा बार्टर और आधा वो कर लो, पैसे ले लो। तो जो बार्टर की जो प्राइस होगी ना, मनी तो आप पैसे तो दे रहे हो, और जो बार्टर जो जो गुड्स दोगे वो उसकी मार्केट वैल्यू कंसिडर कर लोगे। अब अगर इसके अलावा कहीं पे भी ये पता लग रहा हो इन केस ऑफ सप्लायर रिसीव एसोसिएटेड से, तो ज्यादातर इन सेक्शंस के अंदर, इस वैल्यू ऑफ सप्लाईज के अंदर ज्यादातर जो आता है ना, वो क्या चीज आती है तो उसमें बता दूं आपको। ओपन मार्केट प्राइस, जहां पे आपको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम इस सेंस में आ रही हो ना कि बात पता नहीं लग रही कि वैल्यू हो क्या रही है, तो हमेशा ओपन मार्केट प्राइस हमेशा कंसिडर कर लीजिएगा। इंस्टॉलमेंट पे भी यही वाली बात आती है, इंस्टॉलमेंट को भी देख लेते एक दफा। ये देखिए, कहाँ चले गया। In case of supply is made to a consumer for a general public on installment basis on a price exclusive inclusive of markup or surcharge rendering its service, then it is higher than open market price. The value shall be the open market price of the value excluding the amount of tax. सिंपल सी बात है, जो भी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट होगी, या अगर डिटरमाइन है तो सही है, नहीं है तो ओपन मार्केट प्राइस है कि इसमें एक चीज आती है कि मार्कअप इंक्लूड होना चाहिए। इसमें ऐसा थोड़ा सा हिडन लिखा हुआ है कि इसमें मार्कअप इंक्लूड नहीं होना चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाए, क्रेडिट डिस्काउंट्स जो होते हैं इनवॉइस पे वो माइनस होना चाहिए, जो कि इनवॉइस पे लिखे होते हैं, इनवॉइस पे लिखना जरूरी होता है। ओपन मार्केट प्राइस, थर्ड शेड्यूल के आइटम के अंदर कस्टम वाली की प्राइस जो कस्टम ने असेस करके दी है वैल्यू, इंक्लूडिंग ऑल द। तो ये सारी चीजें अगर आप देखोगे ना, इसमें कोई सवाल हो ना मुझसे पूछोगे तो आप, ज्यादातर ओपन मार्केट प्राइस है, ठीक है ना। तो हमारी जब एक दो तीन चार चीजें मिलेंगी, तभी जाके आपका सेल्स टैक्स लगेगा, उससे पहले नहीं लग सकता, ठीक है ना। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई भी देख लेते हैं। मैं ये डेफिनेशन ऊपर वाली छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं दोस्ती भी बताऊंगा। टाइम ऑफ सप्लाई पे आ जाए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम ऑफ सप्लाई में, मुझे आपसे वो डिस्कस करना है। टाइम ऑफ सप्लाई में लिखा होता है इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड अदर देन हायर परचेज एग्रीमेंट मींस एट द टाइम आर डिलीवर गुड्स आर डिलीवर और मेड अवेलेबल टू रिसिप टू द रिसिप्टेंट ऑफ द सप्लाई, और व्हेन द पेमेंट इज रिसीव, दोनों में से जो अर्लियर हो। यार मुझे एक बात बताओ, चलो इनवॉइस करते तो समझ में आता है, अगर मैं पेमेंट करते वक्त सेसेक्स पे कर दूंगा तो मुझे एक मसला नहीं होगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो मैं एडवांस के टाइम पे इनकम रिकॉर्ड नहीं करता, एडवांस इनकम टैक्स नहीं रिपोर्ट करता, तो मैं कैसे कर सकता हूँ उस टाइम पे से कि मैं दोबारा उस इनवॉइस को दोबारा एडवांस को मैं क्रेडिट करके। अभी तो मेरे पास ये हो जाएगा ना, कैश डेबिट हो जाता है, एडवांस टू कस्टमर वो हो जाता है, क्या नाम है मेरे पास, क्रेडिट हो जाता है। तो मैं क्या फिर के दोबारा इनकम रिकॉर्ड करके दोबारा से रिकॉर्ड करता रहूंगा? क्योंकि एडवांस के टाइम पे तो मैं इनवॉइस नहीं करता ना, इनवॉइसिंग तो नहीं होती, वो तो जस्ट पेमेंट की रिसिप्ट आती है। तो इसी को निगेट करने के लिए मैं दोबारा बोलता हूँ, एडवांस के टाइम पे आप एंट्री क्या पास करते हो? आपने किसी से कस्टमर से एडवांस ले दो, कैश डेबिट करते हो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट करते हो, इसकी रिवर्सल क्या करोगे? एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट करोगे और सेल्स दोबारा करोगे। तो इस टाइम पे सेल्स जब रिकॉर्ड कर रहे हो, उस टाइम पे कंसिडर की जाती है ना कि इनवॉइसिंग तो उस वक्त होती है। तो ये मुश्किल हो जाएगा, बार बार डेबिट नोट क्रेडिट नोट डेबिट नोट क्रेडिट नोट के थ्रू तो आप नहीं कर सकते ना, मुश्किल हो जाएगी आपको। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन आता है, ये थोड़ी सी क्रिटिकल है बहुत ज्यादा, इंडस्ट्री में इसको बहुत ज्यादा देखा जाता है कि भाई लोग कहते हैं भाई एडवांस ले लो, अभी हम सेल्स टैक्स नहीं करें, जब इनवॉइसिंग करेंगे तभी हम सेल्स टैक्स पे करेंगे। ठीक है दोस्त। उसके बाद इनपुट टैक्स, सब लोगों का फेवरेट, ऑन द टाइम ऑफ परचेज ऑफ परचेज लोकली
और इंपोर्ट के वक्त में। सही है। इसी तरह आउटपुट टैक्स क्या होता है? सेल आपके पास आ गई। सही है। मैन्युफैक्चरर, और ये कुछ चीजें मैंने इसलिए बताई ताकि अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सबसे पहले कि भाई आपको कॉन्सेप्ट चल किस तरीके से रहा है। आप ये जो इनपुट टैक्स है ये आपका कहलाता है जनाब एसेट, और सेल्स आपकी जो कहलाती है आउटपुट टैक्स से कहलाता है एक तरह से आपकी लाइबिलिटी। अब लोग बोलते होंगे सर यार ये लाइबिलिटी कैसे है भाई, ये लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी क्यों लिख रहे हैं सर? देखिए मैं इसका पूरा मैकेनिज्म, अच्छा मैंने यहाँ तक आपको वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई पढ़ा दिया, सही है ना? अगर इसमें कोई सवालात हो ना, हाँ मुझसे पूछ लेना यार ना वो कि भाई यार इसको किस तरीके से डील करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ थोड़ा सा मैं अब अपने लेक्चर को आगे बढ़ाऊंगा। हमने चार जीपीटी डिफाइन की थी ना परचेज और इसमें, तो ये चीजें तो इससे रिलेटेड थी कि भाई हमने सारी डेफिनेशन को एक जगह पे सम कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं इनपुट टैक्स क्या है। गुड्स पढ़ ली, मैंने अच्छा चले इनपुट टैक्स हम पहले पढ़ते हैं मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चरर वो होता है बंदा जो किसी भी चीज को उसकी फॉर्म चेंज कर दे। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन भी आप पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरर की भी पढ़ेंगे तो एक ही चीज मिलेगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक रॉ पेंसिल खरीदी है, रॉ पेंसिल खरीदी है, तो अगर मैंने पेंसिल पे कलर ग्रीन था और और मैंने उसको ग्रीन को मैंने रेड कर दिया, तो आप मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आएगी। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में मैं एक और चीज बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोल मैन्युफैक्चरिंग। ये लोगों को अभी तक नहीं पता होता। टोल मैन्युफैक्चरर जो होता है was also a part of फेडरल लॉ। ये सर्विसेज नहीं है, टोल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज नहीं है, टोल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की है। क्यों? क्योंकि आपको अगर किसी ने कपड़ा दिया, आपने उसको डाई करके दे दिया, उसको चीजें उसको उसकी उसकी नेचर चेंज कर दी, सब कुछ कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो गुड्स, वो मैन्युफैक्चरर है ना वो भी तो। तो उसमें फेडरल का कानून लगेगा या प्रोविंस का? तो जवाब है फेडरल का कानून लगेगा, प्रोविंशियल का नहीं लगेगा। इसी तरह इसकी डेफिनेशन में आपने इसकी प्रिंटिंग कर दी, इंग्रेविंग कर दी, लिथोग्राफी कर दी, पैकेजिंग कर दी, रीपैकेजिंग कर दी, कुछ भी कर दिया, आप मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है दोस्त। उसके बाद अब हम आते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स होता क्या है? लोगों को बड़ी इसमें वो है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप लोगों से एक सवाल जरूर पूछूंगा, बस एक सवाल जरूर होगा मुझसे मेरा आप लोगों से। इनपुट टैक्स मीन्स टू रजिस्टर पर्सन मीन टैक्स लेविड ऑन सप्लाई, इंपोर्ट की स्टेज पे, एफडी गुड्स अंडर एफडी के ऊपर। सही है ना? अच्छा, और अच्छा इसमें ये लिखा है प्रोविंशियल, प्रोविंशनल भी लिख दिया, एक्सक्लूडिंग दोज, ये लिख दिया प्रोविंस को, जो आपका सेसेक एसआरबी का लगता है, पीआरए का लगता है, वो भी आपका इनपुट टैक्स है। आजाद जम्मू कश्मीर में आपने किया है, सप्लाई की है, रिसीव, जो रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट है, ये रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो वो भी आपके वो आएगा आपके पास, क्या नाम है, इनपुट टैक्स कहलाएगा। यानी कि जितनी भी आपकी परचेजिंग होगी उसमें सेल्स टैक्स जो लगेगा वो आपका एक तरह से एसिड होगा। चले, मैं नीचे जाता हूँ और आउटपुट टैक्स की डेफिनेशन में जाता हूँ। यहाँ लिखा है रिलेशन टू रजिस्टर पर्सन मीन सप्लाई आपने की उसमें लगना चाहिए, एफईडी लगना चाहिए, या आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हो कैपिटल टेरिटोरी, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आपने सर्विसेज, आपकी कोई ब्रांच है जो है वहां पे इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद का तो कोई कानून नहीं है। एसआरबी है, पीआरए है, केपीके है, बीआरए है और फेडरल है, तो आप इसकी अगर आप करेंगे आउटपुट टैक्स, तो कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे? अगर आपने कोई सर्विसेज दी है इस्लामाबाद से ऑनवर्ड्स किसी भी प्रोविंस में, तो उसका आउटपुट टैक्स कहाँ रिपोर्ट करेंगे? तो मैं बताना चाहूंगा कि आप फेडरल के रिटर्न में अपना इसका भी करें, इसका रिपोर्ट करेंगे। आपके ऊपर कोई नोटिस नहीं आएगा कि प्रोविंस का अलग कहेंगे आपने हमारा रेवेन्यू खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्त। तो ये आउटपुट इनपुट की डेफिनेशन हो गई कुछ। टैक्स फ्रैक्शन जब हम विदोल्टी टैक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कभी हम डिस्कस कर लेंगे, रिटेलर, रिटेल प्राइस, सब उसमें डिस्कशन आएगी। हमारा इस चैप्टर 2 को करने का मकसद है कि आप थ्योरी समझें कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सेल्स टैक्स चार्ज करना है। अगर इनमें से, भाई अगर मैं मिसाल लूं कि मेरे पास गुड स्टैब्लिश हो गया
सप्लाई एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन मेरे पास, मैं मिसाल लेता हूँ, टैक्सेबल एक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं होता, तो मैं जीएसटी थोड़ी चार्ज करूंगा, मेरा जीएसटी थोड़ी चार्ज करूंगा, भले वैल्यू ऑफ सप्लाई एस्टेब्लिश हो जाए। तो इन चारों चीजों का होना बहुत जरूरी है। अब मैं अगर सब हटा दूं और वैल्यू सप्लाई ना हो, मिसाल लेता हूँ, तो क्या मैं सेंसेक्स चार्ज कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। मैं कर ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं किस अमाउंट पे 18% लगाना है। सप्लाई है ही नहीं। मैं मिसाल ले रहा हूँ, सब सब गुड्स हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी भी है, लेकिन सप्लाई में फॉल ही नहीं कर रहा, तो फिर मैं कैसे सेंसेक्स लगाऊंगा? नहीं लगा सकता ना दोस्तों। तो इन्हीं चीजों को कवर करने के लिए मैंने ये जो पूरी चीज है वीडियो, ये चैप्टर 2 के अंदर बताया। अगर आपका अभी भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना, आप पूछना मुझसे। देखो, हमें, आपके आई कैप के पेपर हो या आईसीसी के पेपर हो या आईसीएमए के पेपर हो या प्रैक्टिकल लाइफ हो, इन पार्ट्स को बनाने का मकसद ये है कि कहीं पे भी ठोकर नहीं खानी दोस्त, कहीं में भी लाइफ में कभी भी ठोकर नहीं खानी है। से सिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले बता रहा हूँ। अगर आप सवाल जितने फजूल सवाल कर सकते हो ना, मुझे खुशी होगी कि आपने कोई फजूल सवाल किया। लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि दुनिया वाले आपको बोले या नहीं, है कोई चीज सीख कर आया बंदा। सही है ना? तो भाई अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी क्वेश्चन दोबारा पूछ लो आप, यूट्यूब पे भी डालूंगा मैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या आप लिंक्डइन पे डालूंगा तो उस पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।